हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 5 है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का क्यों ज़रूरत पड़ा, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या अर्ली अटेम्प्ट्स थे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। पहला था डोबेरिनर ट्रायड्स, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिससे हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या क्या ट्रेंड्स थे, जैसे वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वैरी करते हैं। जैसे ग्रुप में जाने में या पीरियड में जाने में वो इंक्रीज करते हैं कि डिक्रीज करते हैं कि रिमेन सेम होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मैटर जो हमारे चारों तरफ है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, वैसे सब्सटेंस जिसका कि मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप, वैसे सब्सटेंस जिसमें एटम एक ही तरह के हों, जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके। कंपाउंड्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स are chemically bonded together and the elements present in the compounds are always in the fixed ratio. दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे। और उस वो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला हुआ? H2O। यहाँ देख रहे हैं हम लोग H2O मीन्स दो एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। ओके। मिक्सचर, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इसमें केमिकली बॉन्डेड नहीं है जो भी सब्सटेंस है मिक्सचर में। ओके। फॉर एग्जाम्पल एयर क्या है? मिक्सचर। ओके। देर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस, ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी तक 118 एलिमेंट्स का खोज हुआ और सबके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके। अराउंड द ईयर 1800 केवल 30 एलिमेंट्स ही नोन थे। ओके। और सबके डिफरेंट प्रॉपर्टीज थे, लेकिन फिर धीरे धीरे और भी एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ। साइंटिस्ट गैदर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स का खोज हुआ तो साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो जा रहा था। दे फाउंड डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे और उन लोग को स्टडी करने में डिफ़िकल्टी आ रही थी। सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न, वो लोग कुछ पैटर्न की खोज करने लगे कि ऐसा पैटर्न बनाएं जिसमें कि सारे एलिमेंट्स को डाल सकें और इजीली स्टडी कर सकें। ओके। To make the study of these elements easy, these elements have been divided into few groups.
in such a way that elements in the same group have similar properties. उन्होंने क्या किया कि कुछ ग्रुप्स बनाए जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा. ओके, अर्ली डेज में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? सबसे पहले डोबेरिनर ट्रेड्स आया. डोबेरिनर साइंटिस्ट, उन्होंने डोबेरिनर ट्रेड्स बनाया. उस समय काफ़ी कम एलिमेंट्स का खोज हुआ था, तो उन्होंने 3-3 का एक ग्रुप बना दिया. ओके, लेकिन आगे चल के और भी एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ जो कि उसमें फिट नहीं आ रहे थे, तो इसमें बहुत सारा लिमिटेशन आ गया. ओके, इसके बाद बना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड साइंटिस्ट जो है वो ऑक्टेव म्यूजिक का नोट्स होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उस तरह से ग्रुप बना करके उसने एलिमेंट्स को उसमें फीड किया. ओके, लेकिन आगे चल करके इसमें भी लिमिटेशन आ गया. तीसरा बना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी आगे जा कर के कुछ लिमिटेशन आ गया. ओके, तो फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना जिसमें मेटल्स एलिमेंट्स को देखा गया कि कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन मेटलॉइड हैं, कौन नॉन मेटल्स हैं, और सबका प्रॉपर्टीज़ ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए समय तक काफ़ी एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी. तो सबको ध्यान में रखते हुए पीरियोडिक टेबल बनाया गया जिससे हम लोग आजकल पढ़ते हैं. ओके, तो हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि एलिमेंट्स का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ. इन चारों के बारे में एक एक करके के डिटेल में समझेंगे. शुरुआत में काफ़ी कम एलिमेंट्स का खोज हुआ था, तो साइंटिस्ट लोग कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ताकि वो इजीली स्टडी कर सके. तो सबसे पहले आया डोबेरिनर ट्रायड्स. ओके, इन 1817 जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनर एक जर्मन केमिस्ट थे, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप में. मतलब जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ था उसको एक ग्रुप में रखा. तो इस तरह से वो कुछ ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए और हर एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा. ओके, और उस ग्रुप का उन्होंने नाम रखा ट्रायड्स, इसलिए बन गया वो डोबेरिनर ट्रायड्स. ओके, अब वो जो 3 एलिमेंट्स थे हर एक ग्रुप में, या कह सकते हैं हर एक ट्रायड्स में, उसमें एलिमेंट्स कैसे लिखा उसने, उन्होंने लिखा इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मतलब बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक मास का बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को लिखा. एटॉमिक मास क्या होता है? विच इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. ओके, और उन्होंने देखा कि जो ट्रायड्स में 3 एलिमेंट्स थे, तो जो मिडिल वाला एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास जो है वो रफली फर्स्ट और थर्ड वाले का एवरेज होता है. ओके, तो जैसे यहाँ टेबल में देख रहे हैं, इधर एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इधर एटॉमिक मास है. कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. ओके, इस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं. कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1, स्ट्रॉन्शियम का 87.6, बेरियम का 137.3. तो ये मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है वो रफली एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, लिमिटेशन ऑफ डोबेरिनर ट्रायड्स. Only 3 triads were recognized from the elements known at that time.
डोबेरिनर केवल 3 ट्रायड्स ही रिकॉग्नाइज कर पाया। उस समय तक जो भी एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था तो उससे केवल 3 ट्रायड्स ही वो बनाने पाया। पहला था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का ग्रुप। सेकेंड ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और थर्ड ट्रायड बनाया उसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. ये उतना useful नहीं रहा ये triads. Newland's law of octave. The attempts of Dobereiner encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses. Dobereiner triads से बहुत सारे chemists inspired हुए। In 1866 जॉन न्यूलैंड्स, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस समय तक जितने नोन एलिमेंट्स थे उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, मतलब वो सबसे पहले जो लोवेस्ट जिस एलिमेंट का लोवेस्ट एटॉमिक मास था उसको सबसे पहले रखा, जैसे हाइड्रोजन। ओके, और एंड किया थोरियम एलिमेंट से। थोरियम जो लास्ट एलिमेंट था वो 56th एलिमेंट था, उस पर जाकर के एंड किया। ओके, उन्होंने देखा कि हर एक 8वां वाला जो एलिमेंट है, 8th एलिमेंट है, उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर है। He compared this to the octave found in the music. म्यूजिक में जो नोट्स होता है उससे कंपेयर किया। सा रे गा मा पा दा नी, इंग्लिश में कहते हैं डो रे मी फा सो ला टी। ठीक है, इससे कंपेयर किया। Therefore, he called it the law of octave. This is known as Newland's law of octave. Okay. In Newland's octave, the properties of lithium and sodium were found to be the same. यहाँ देखेंगे लिथियम और सोडियम का जो प्रॉपर्टी था वो दोनों सेम पाया गया। सोडियम इज 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। लिथियम के, अगर लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे तो वहाँ से देखेंगे तो ये सोडियम जो है वो 8वां एलिमेंट है। तो हर एक 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के सिमिलर थे। ओके, उसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम भी दोनों रिजेंबल करते थे एक दूसरे के। ओके, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। It was found that Newland's octave was applicable only up to calcium. Newland's law of octave था वो केवल कैल्शियम तक ही applicable था। After calcium, every 8th element did not possess properties similar to that of first element. कैल्शियम के बाद जो भी 8वां एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर नहीं था। न्यूलैंड्स ऐसा एज्यूम कर लिया था कि 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब आगे और एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं होगा, लेकिन बाद में और भी एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ और उसका प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव के टेबल में फिट नहीं बैठा। Properties of new discovered element did not fit into the law of octave. In order to fit elements into his table, Newlands adjusted 2 elements in the same slot. Newlands जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसको अपना टेबल में फिट करने के लिए क्या किया, दो एलिमेंट को एक साथ एक ही स्लॉट में एडजस्ट कर दिया। उसके अलावा कुछ अनलाइक एलिमेंट्स भी थे, उसको सेम नोट में रखा।
ये टेबल जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव का एक पार्ट है। यहाँ देखते हैं कोबाल्ट और निकल CO एंड Ni। इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी इस सेम कॉलम में रखा गया है। आयरन Fe, इसका प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता है, सिमिलर होता है, लेकिन आयरन जो है वो दूर में प्लेस्ड है, फार प्लेस्ड है। Thus, Newland's law of octave worked well with lighter elements only. Newland's law of octave केवल लाइटर एलिमेंट पर ही काम किया। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के रिजेक्शन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट नए पैटर्न के खोज में लगे हुए थे जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और उसके एटॉमिक मास को कोरिलेट कर सके। Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist, was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements. Mendeleev एक रशियन केमिस्ट थे जिनका पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मीन्स द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया। जब मेंडेलीव अपना काम स्टार्ट किए थे तो केवल 63 नोन एलिमेंट्स थे। उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच रिलेशनशिप को एग्जामिन किया। उसने केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वेरी रिएक्टिव है और बहुत से एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करता है। वो 63 एलिमेंट के लिए उसने 63 कार्ड लिया और उस सभी एलिमेंट्स का उसमें प्रॉपर्टी लिखा। फिर उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उसने क्या किया कि जो 63 कार्ड में सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखा था, फिर उसको सॉर्ट आउट किया कि जिस भी एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी था उसको एक जगह पिन किया। उसके बाद क्या वो ऑब्जर्व करते हैं कि एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार के ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स अरेंज थे। ओके, अब उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि कुछ दूर के बाद एलिमेंट्स जो अरेंज थे तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। ओके, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. Okay. Mendeleev periodic table contains vertical column called groups and horizontal rows called periods. It is based on the chemical properties of elements. मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कॉलम था उसको ग्रुप कहा और लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसको पीरियड कहा। अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time.
बाद में स्कैंडियम, गैलियम, जेरेनियम का डिस्कवर हुआ. Some gaps were left for the undiscovered element like gallium, scandium, germanium. मेंडलीव पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखा था कि कुछ एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस का, जो कि उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था. बाद में स्कैंडियम, जेरेनियम ये सब डिस्कवर हुआ. उसके लिए उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स बना के रखा था जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, जो कि उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था. Predict properties of elements on the basis of their position in the periodic table. नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुआ क्योंकि they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strengths of Mendeleev periodic table was that when noble gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन मेंडलीव का एक स्ट्रेंथ था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रेंथ था कि जो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुए उसको वो आसानी से एक सेपरेट ग्रुप में, एक न्यू ग्रुप में प्लेस कर दिया बिना ओरिजिनल अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए हुए. Accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the existing order. Limitations of Mendeleev periodic table. No fixed position for hydrogen. Mendeleev periodic table का सबसे पहला लिमिटेशन यह था कि no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. He could not assign a correct position of hydrogen in his table. Position of isotopes could not be explained. Isotopes का पोजीशन मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं करने पाया. आइसोटोप्स बहुत बाद में डिस्कवर हुआ. आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी but different atomic masses. Next limitation था wrong order of atomic masses of some elements could not be explained. अगला प्रॉब्लम ये था कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा था फ्रॉम गोइंग वन एलिमेंट टू अनदर. इसलिए ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट का डिस्कवरी होगा, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हेनरी मोसले showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. इससे पहले हम लोग पढ़े मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया. Accordingly, Mendeleev periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table. Modern periodic law states that the properties of elements are a periodic function of their atomic number. ये क्या बोला इस लॉ में कि एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया गया. तो ऐसा देखा गया कि रेगुलर इंटरवल पर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर था, तो उसको एक ग्रुप में रखा गया. All the anomalies of Mendeleev classification disappear.
जो भी मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो भी एनामलीज थे या जो भी उसमें लिमिटेशन थे वो सब डिसअपियर हो गए, ख़त्म हो गए। एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। लिमिटेशन क्या था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? वो आइसोटोप्स के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के पोजीशन को एक्सप्लेन किया गया। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिसके कारण उसको एक ही स्लॉट में रखा गया। एक ही स्लॉट में मतलब एक एटॉमिक नंबर सिंस उसका सेम था, इसलिए उसको एक ही ग्रुप में, एक ही जगह पर और एक ही स्लॉट में रखा गया। कोबाल्ट विथ एटॉमिक नंबर 27 came first and nickel with atomic number 28 should come later। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अनुसार एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, इसलिए एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 है तो ये पहले प्लेस्ड किया गया, और निकल का एटॉमिक नंबर 28 है तो कोबाल्ट के बाद निकल को प्लेस्ड किया गया। Unlike atomic masses, atomic number is always a whole number, so there is no elements between hydrogen and helium। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई एलिमेंट नहीं रखा गया, क्योंकि एटॉमिक मास की तरह एटॉमिक नंबर भी होल नंबर था। It is not possible to have an element with atomic number 1.5 between hydrogen and helium। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन भी फिक्स्ड नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके भी वो स्टेबल अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता था। इसलिए वो या तो ग्रुप 1 में भी प्लेस हो सकता है या ग्रुप 17 में भी प्लेस हो सकता था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स्ड किया गया, उसको ग्रुप 1 में रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ मोर सिमिलर टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल ग्रुप 1 को बोलते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसके प्रॉपर्टी से हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी सिमिलर था, इसलिए इट शुड बी असाइंड इन ग्रुप 1। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया। अब हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसी के बराबर एटॉमिक नंबर होता है, और उसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, जिसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे। वर्टिकल कॉलम मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे। एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज कौन से हुए? लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट्स लिखे रहते हैं उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स लिखे हुए रहते हैं वो उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। Elements with same number of valence electrons are placed in same group। Elements जिसका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको एक ग्रुप में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 1 हुआ। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 1 हुआ। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हुआ। इस तरह से पोटाशियम में भी देखेंगे, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2881 KLMN। सेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो आउटर मोस्ट सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इन सभी केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सभी एलिमेंट एक ग्रुप में लिखे जाएंगे। आउटरमोस्ट और वैलेंस सेल इन ऑल द 3 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं इन तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो इस तरह के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जाएगा। ओके, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो सेल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। मतलब 1 सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से एक एक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। एलिमेंट्स सेम नंबर होगा जिसका वो ऑक्यूपाइड करेगा सेम सेल को, प्लेस्ड इन सेम पीरियड, एक ही पीरियड में हम लोग उसको रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिथियम 2 और 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2 और 1 होता है। बेरिलियम 2 2, बोरोन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, neon 2 8. These elements have same number of cells 2. मतलब ये सारे एलिमेंट्स में 2 ही सेल हैं। आप देख रहे हैं लिथियम में 1 और 2, K और L 2 सेल है, इन सभी में K और L सेल है। तो सभी एलिमेंट्स में 2 सेल्स हैं, इसलिए ये कौन से पीरियड में अरेंज होंगे ये सारे एलिमेंट्स, ये सेकेंड पीरियड में सारे एलिमेंट्स प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, अगर 3 सेल होता तो वो थर्ड पीरियड में जाते हैं एलिमेंट्स। ईच पीरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड। हर एक पीरियड में आप देखेंगे कि नया सेल बढ़ते जा रहा है, एक एक सेल बढ़ते जा रहा है। ओके, number of elements placed in a particular period depends upon the fact that how electrons are filled into various cells. हर एक पीरियड में कितना एलिमेंट्स प्लेस किया जाएगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन हर सभी सेल में फिल किया गया है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, maximum number of electrons that can be filled in a cell is given by 2n square. एक सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा वो उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, वेयर n इज सेल नंबर। इसको देखते हैं हम लोग, जैसे K सेल है, K सेल फर्स्ट सेल होता है, यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 1 2। तो फर्स्ट सेल हैज़ 2 एलिमेंट, K सेल में 2 एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। L सेल यहाँ N2 हो गया, तो हम लोग इस फॉर्मूला पर n इज इक्वल टू 2 डालेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू 4 8। सेकेंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट्स। ओके, सेकेंड वाले पीरियड में 8 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ओके, इस तरह से थर्ड एलिमेंट में हम लोग देखेंगे, थर्ड पीरियड में क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और 9 इंटू 2 18। लेकिन
आउटर मोस्ट सेल पर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। ओके, तो इसलिए थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट ही प्रेजेंट है। Position of an element in the periodic table tells us its chemical reactivity. जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए गए हैं तो वो अपना उस पोजीशन पर वो अपना केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट में के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। जैसे 1 अगर है तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ है, जिसमें कि 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय बोर एंड अदर केमिस्ट। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड में येलो कलर में जो है वो नॉन मेटल्स हैं, और बीच में जिगजैग लाइन से सेपरेट किया हुआ है मेटल से पिंक कलर में, उसको मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज है। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। उसी तरह वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड, उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। सेवेंथ पीरियड में 23 एलिमेंट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। अब हम लोग ग्रुप में देखते हैं। टोटल ग्रुप्स 18 होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये जो फर्स्ट 1A ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको अल्कली मेटल कहते हैं, क्योंकि जो ये मेटल जो है, जो ये फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो इजीली अल्कलीज फॉर्म करते हैं ऑन रिएक्शन विथ वाटर। फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं जिसको कि अल्कली कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट है उसमें 6 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं because their oxides are alkaline in nature and present on earth. 13 to 17 में सारे ग्रुप में 5-5 एलिमेंट प्रेजेंट है। 17th ग्रुप जो है उसमें भी 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन।
These elements are called halogen. जो 17th ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हैलोजन कहते हैं, इसलिए इस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। बिकॉज द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। जो हैलोजन ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एलिमेंट्स मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप, उसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। उसमें 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। These elements are gases and do not react with any other elements in normal condition. Normal condition में ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है या नोबल गैसेस भी कहा जाता है। ओके, तो ये 18th ग्रुप जो है उसको जीरो ग्रुप भी बोलेंगे, इनर्ट गैसेस भी बोलेंगे, नोबल गैसेस भी बोलते हैं हम लोग। Between 2nd and 13th group, there are 10 elements, each in period 4 to 6. These elements are called transition element. In group 3rd and 6th period, there are 14 elements. They are called lanthanides. In group 3rd and 7th period, there are 14 elements. They are called actinides. अब आपको क्लियर हो गया होगा पीरियोडिक टेबल में कैसे हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल बोलेंगे, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। इस तरह से 17th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोलेंगे, 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आपने इस पूरे वीडियो में पढ़ा कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जैसे डॉबेरिनर-ट्रेट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन सब के बारे में आपने जानकारी ली। मेरा नेक्स्ट वीडियो है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।